नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 8 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। जानकारियां महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करेंगे और आपके लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कहीं वो छूट जाएगा। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपके लिए जरूरी मुद्दा आपसे ना छूटे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आप जितने भी ग्रुपों में जुड़े हुए हो उन ग्रुपों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो की जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जिनको इन जानकारियों की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, पेंशनर्स की समस्याओं को त्वरित समाधान करने का मुद्दा अब प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के पास। जी हां दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के पास एक लेटर भेजा गया है, जिस लेटर में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की समस्याओं को त्वरित रूप से कारगर तरीके से सही मैकेनिज्म बिठा करके समाधान करने को लेकर के बड़ी मांग उठाई गई है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। भारत पेंशनर समाज द्वारा 24 जून 2024 को ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को ये खत लिखा गया है, ये लेटर लिखा गया है। और इसका जैसे सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, अर्जेंट नीड फॉर मैकेनिज्म टू रिजॉल्व पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स इश्यूज ऑन टॉप प्रायोरिटी। यानी कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो इश्यूज हैं उनको टॉप प्रायोरिटी में उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने को लेकर के है। और खास करके जो उम्रदराज वाले पेंशनर हैं उनके बारे में यहाँ कहा गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कोई एक पेंशनर थे जिन्होंने केस किया था माननीय कोर्ट में, और जब तक उस केस का फैसला आया तब तक वो इस दुनिया से चल बसे थे। तो ऐसे जस्टिस का, ऐसे न्याय का क्या फायदा जब पेंशनर खुद जीवित ना रहे उस न्याय को लेने के लिए। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कई महत्वपूर्ण और कड़े कदम उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को जो है गुहार लगाई गई है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को जो है कारगर तरीके से लागू करने को लेकर के मांग रखी गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अर्जेंट रिक्वेस्ट, यानी कि 3 क्या मुद्दों को लेकर के रिक्वेस्ट की गई है। इमीडिएट डेवलपमेंट ऑफ ए मैकेनिज्म, establish a dedicated mechanism for expedited resolution of pensioners and family pensioners issues, prioritizing the financial emotional well-being। यानी कि जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर का इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अलग से मैकेनिज्म बनाया जाए। अगला दोस्तों 2 नंबर पॉइंट, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि इम्प्लीमेंट ADR मेथड सच एज कंसाइलिएशन and mediation at the pre-litigation stage to resolve the grievances swiftly and amicably। यानी कि मान्य कोर्ट में जाने से पहले ही केसेस को रिजॉल्व किया जाए, ऐसा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाए। साथ ही साथ सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ पेंडिंग पेंशन रिलेटेड केसेस अक्रॉस द वेरियस कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, इंश्योरिंग टाइमली फॉलो अप एंड रिजोल्यूशन। यानी कि एक सेंट्रल ऐसी बॉडी बनाया जाए, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो पेंशनर्स के केसेस को, विभिन्न जो कोर्ट है वहां पर चल रहे पेंशनर्स केसेस को मॉनिटर किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी निपटारा करने को लेकर के वो कोई ना कोई कदम उठा सके, ऐसा सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग एक सिस्टम बनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। और एक विभाग से 50% DA पर बढ़े भत्ते। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया में शुरू में यह जानकारी फैल रही थी कि जो भत्ते हैं वो 50% प्लस होने के बाद ही बढ़ेंगे, लेकिन अभी लगभग बहुत सारे विभागों ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि 50% होते ही हम भत्तों को बढ़ा रहे हैं। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का लेटर है, जिस लेटर में इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि 1 जनवरी 2024 से ही ये जो मिनिस्ट्री है उनके पेंशन, उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भत्तों की बढ़ोतरी कर रहा है और इसके लिए कोई अलग से आदेश की जरूरत नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदेश ही उन भत्तों को बढ़ाने के लिए काफी है। यानी कि दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के DA 50% करने वाले आदेश को लेकर ही अब मिनिस्ट्री जो है अपने आदेश जारी कर रहे हैं कि हम भी 50% पहुंचते ही भत्तों की बढ़ोतरी कर रहे हैं। पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी भत्ते बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों।
आपको अगर सर्कुलर 568, सर्कुलर 555, 631, 570, 582 ये है डीलिंकिंग, ये है ORP 1, ये है ऑनरेरी नायब सुधार, ये है 7वां पे कमीशन, ये 7वां पे कमीशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट। इन सर्कुलर्स का कैलकुलेशन शीट चाहिए तो लिखे ये लेटर ऑब्लिक ग्रीवेंस। जी हाँ दोस्तों, मैं अमूमन पेंशनर्स को ये गाइड करता रहता हूं कि अगर आपको आपका एरिया कम मिला है तो आपने करना क्या है, आपने कैलकुलेशन शीट मांग लेना है सीपीपीसी से या तो पीसीडीए से। आपका जैसे कैलकुलेशन शीट उस पर्टिकुलर एरिया का आपके पास आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कम मिला है या ज्यादा मिला है या सही मिला है। तो इसलिए आपने अगर कैलकुलेशन शीट मंगाना है तो आपने क्या लिखना है, किसको भेजना है, वो आपको बताऊंगा। क्योंकि कई सारे पेंशनर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप एक लिख करके डाल दीजिए ताकि हमें पता चले कि हमने क्या लिखना है उसके लिए। तो चलिए, ये जो सामने आप लेटर का फॉर्मेट देख पा रहे हैं जिसमें मैंने वो पूरा अंग्रेजी लिख दिया है, जिसको आपने इसी को हूबहू आप टाइप करके सीपी ग्राम्स में भी डाल सकते हैं या इसी का स्क्रीनशॉट ले करके उसी को फॉर्म को भर के भी सीपी ग्राम्स में डाल सकते हैं। आपने जो लिखना है वहां पर आई नंबर, आपका आर्मी नंबर या नेवी नंबर या एयरफोर्स का जो नंबर है, उसके बाद रैंक लिखना है, आगे आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर लिखना है, उसके बाद आई वाज पेड रुपीज इतना, आपको कितना रुपए मिला है वो यहां पर लिखना है, एरियर का अमाउंट एज एरियर ऑफ पीसीडीए सर्कुलर। अब यहां पर आपके लिए जो सर्कुलर लागू है, जिस सर्कुलर का आप कैलकुलेशन शीट मांग रहे हैं उस वाले सर्कुलर को ही रखना है, बाकी को काटना है। या तो आप टाइप कर रहे हैं तो सिर्फ उसी सर्कुलर को वहां टाइप करना है, ऑन कितने तारीख को आपको वो एरियर का अमाउंट मिला है वो डेट वहां पर लिखना है। बाकी अंग्रेजी वही है जो आपको उस पर लिख करके आपने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। मैंने पूरा अंग्रेजी लिखा हुआ है कि आपने अगर इनमें से किसी भी सर्कुलर का अगर कैलकुलेशन शीट मांगना है तो इसी अंग्रेजी को लिख करके आप सीपी ग्राम्स में डाल दीजिए। आपको जैसे कैलकुलेशन शीट आ जाएगा आपको पता चलेगा कि आपको सही मिला है, गलत मिला है, और अगर कम मिला है तो सीपीपीसी से आपका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी जारी होगा और बचा हुआ एरियर का भुगतान भी होगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस अब बल्क में प्रोसेस कर रहा है पेंशनर्स के एमएससीपी के केस, देखें लेटर। जी हां दोस्तों, हम जब सोशल मीडिया में जानकारियां दे रहे हैं कि एमएससीपी आपको लागू है, आपको 568 सर्कुलर का एरियर लागू है, आपको एंट्री लेवल पर लागू है, तो पेंशनर्स जो हैं जागरूक बन रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में शायद रिकॉर्ड ऑफिस में जो स्टाफ वगैरह बैठे हैं उनके ऊपर शायद काम का बोझ तो बढ़ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर उनको ड्यू समय से पेंशनर्स को मिल गया होता तो इकट्ठा काम का बोझ नहीं होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पेंशनर्स ग्रीवेंस डाल रहे हैं और रिकॉर्ड ऑफिस भी अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं और ताबड़तोड़ तरीके से बल्क में 5, 6, 7, 10 पेंशनर्स का इकट्ठा एमएससीपी का केस प्रोसेस करके पीएओआर भेजा जा रहा है। ये जो लेटर आप सामने देख पा रहे हैं, इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने 4 पेंशनर का केस इकट्ठा प्रोसेस करके पूरा सीट रोल के साथ पीएओआर भेज दिया है एमएससीपी का एडजस्टमेंट के लिए। आप देख पा रहे हैं यहां पर सारे के सारे ये पेंशनर्स हैं। पेंशन जाने के बाद जब उनको पता चला कि एमएससीपी उनको मिल सकता है तो उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था। उस ग्रीवेंस के बदौलत उनका केस अभी प्रोसेस होकर के रिकॉर्ड ऑफिस से पीएओआर जा रहा है। अब आगे जाके उनका कोरिजेंडम पीपीओ भी निकलेगा। तो कहीं ना कहीं अब रिकॉर्ड ऑफिस को बल्क में पेंशनर के केस प्रोसेस करने पड़ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है कि आप जाग रहे हैं, आप अपना हक ले रहे हैं, और अगर आपने अभी तक अपना हक नहीं लिया तो आपको भी जागने की जरूरत है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 2002 से 2009 तक का 100% पेंशन का भुगतान अब 2024 में, देखें लेटर कितना होगा एरियर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको 2002 में, उससे भी इवन पुराना 1996 में, 1990 में कुछ चीजें मिलनी थी जो उनको नहीं मिली। लेकिन अगर उनको सटीक जानकारी हो और अगर उनको सटीक गाइड मिले तो वो उस चीज को, उस अपने ड्यू को आज भी ले सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया आपको दिखाता हूं। 2002 से 2009 तक पेंशनर को बढ़ा हुआ पेंशन मिलना था, 100% पेंशन मिलना था जो उनको नहीं मिला। लेकिन आज जब पेंशनर जागे 2024 में, सोचिए कितने साल हो गए, 22 साल बाद उनको उनका हक मिल रहा है, जिसमें बैंक ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमसे गलती हो गई है। चलिए लेटर दिखाता हूं दोस्तों। ये बैंक ने 18 जून 2024 को जो स्पर्श को लेटर भेजा है, इस लेटर में बेहद ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा सामने आता है। आप देखिए, 13 फरवरी 2002 से लेकर के 12 फरवरी 2009 तक पेंशनर को एनहांस रेट में फैमिली पेंशन मिलना था, जो कि उनको नॉर्मल रेट में भुगतान किया गया। पेंशनर ने तो नॉर्मल रेट में पेंशन ले लिया, उनको पता ही नहीं चला। अब आज जा करके जब सैनिक पाठशाला से उनको पता चलता है तो उन्होंने ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में, और बैंक देखिए
किस तरीके से बैंक एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि हमने गलत भुगतान किया है। आप देख पा रहे हैं जहां पर बैंक ने ये एक्सेप्ट किया है, देखिए कि 13 फरवरी 2002 से 12 फरवरी 2009 तक जो उनको एनहांस रेट में फैमिली पेंशन देना था वो हमने नहीं दिया और 45,290 रुपए उनका बकाया बनता है जो स्पर्श अभी भुगतान करे। ये बैंक ने माना है। आप देखिए ये गड़े मुर्दे किस तरीके से उखड़ रहे हैं। आप अगर सोचिए 45,290 रुपए पेंशनर को 2002 से 2009 के बीच में मिल जाता तो ये जमीन खरीद लेते इस पैसे का। लेकिन आज के डेट में 2024 में 45,000 रुपए लेकर के अगर शॉपिंग के लिए जाएं तो पैसे कम पड़ जाएंगे। तो सोचिए जो पैसा उनको उस समय में मिलना चाहिए था 45,290 रुपए वो आज मिल रहा है और किसकी गलती की वजह से? सिर्फ और सिर्फ सीपीपीसी और पीसीडीए की गलती की वजह से। क्योंकि एनहांस रेट में फैमिली पेंशन दिया जाना था, जो पेंशनर को नॉर्मल रेट में दिया गया, चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उनको क्या मिल रहा है, क्यों गलत मिल रहा है। और आज तो चलिए सोशल मीडिया में जब लोगों को पता चल रहा है, उनके बच्चे फैमिली पेंशनर्स के बच्चे जागरूक हो रहे हैं, वो ग्रीवेंस डाल रहे हैं, तब जाकर के उनका पैसा मिल तो रहा है। लेकिन इस पैसे का वैल्यूएशन आप सोचिए, 45,290 रुपए अगर उनको 2002 में मिल जाते तो उस पैसे से वो क्या नहीं कर सकते, आज 2024 में इस पैसे से क्या ही कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स का देरी से भुगतान को लेकर के 45,290 रुपए के ऊपर ब्याज दिया जाना चाहिए 2002 से लेके अभी तक, ताकि पैसे का जो वैल्यूएशन है वो कम से कम इक्वल हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स हैं। ये तो कुछ पेंशनर्स जो जाग रहे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन तक जानकारी पहुंच ही नहीं पा रही है। अब इस लेटर के साथ साथ बैंक ने पूरा कैलकुलेशन शीट भी जारी किया है। ये देखिए कैलकुलेशन शीट के साथ बकायदा बैंक ने ये जो है लेटर भेजा है स्पर्श को। अब स्पर्श द्वारा इन पेंशनर का ये जो भी अमाउंट है ये उनको भुगतान कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। स्पर्श ने अपलोड कर दिया है फॉर्म 16, चेक करें। जी हाँ दोस्तों, कल मुझे 3-4 पेंशनर्स ने जानकारी दी कि उनका फॉर्म 16 अपलोड हो चुका है। हालांकि मेरा जब चेक कर रहा हूं, आज भी मैंने चेक किया, आज भी मेरा भी फॉर्म 16 अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो रेगुलर मेरे कांटेक्ट में थे, उनमें से 3-4 ऐसे पेंशनर हैं जिन्होंने ये जानकारी दी कि फॉर्म 16 अपलोड हो चुका है। तो आप जरूर चेक करें। अगर फॉर्म 16 अपलोड हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जी हाँ अपलोड हो चुका है सर, ताकि कई सारे पेंशनर्स का शायद हो रहा है, कई का हो चुका है, कई का आगे आने वाले समय में होना है, लेकिन अभी तक मेरा अपलोड नहीं हुआ है। इसीलिए आपका अगर अपलोड हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं कि जी हाँ अपलोड हो गया है या अपलोड नहीं हुआ है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया मगर स्पर्श का कोरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला तो ये कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन तो हो गया है, लेकिन स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद उनको जो कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श की तरफ से मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। उनको स्पर्श का पीपीओ नंबर भी मिल गया, लेकिन जो पीपीओ नंबर है उसका जो पीपीओ है उसका कॉपी अभी तक मिला ही नहीं, स्पर्श के अंदर जनरेट ही नहीं हुआ है वो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ग्रीवेंस डालना है। आपको स्पर्श में भी ग्रीवेंस डालना है, आपको सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डालना है। और लिख के क्या डालना है, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये उसी का खाका है। ये खाका में मैंने अंग्रेजी में वो सारी बातें लिख दी है जो आपने लिखना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, आई नंबर, आपका जो सर्विस नंबर है वो आएगा, रैंक आएगा, आपका नाम आएगा, रिटायर्ड सो एंड सो, माई स्पर्श पीपीओ नंबर सो एंड सो, आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर आपने यहाँ पर डालना है। माई पेंशन हैज बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श पेंशन पोर्टल इन द मंथ ऑफ, आपका कौन से महीने में, यानी कि 2023 में हो या 24 में हो, जिस भी महीने में आपका माइग्रेशन हुआ है, मान लीजिए अगर 2023 सितंबर में हुआ है तो इन द मंथ ऑफ सितंबर, आगे 2023 रहेगा, 24 को आपने काट देना है। बाकी सारा चीज मैंने अंग्रेजी लिख दिया है। इसके बावजूद भी, इतना दिन होने के बावजूद भी आपका स्पर्श का पीपीओ अपलोड नहीं हुआ है आपका इंडिविजुअल आईडी में, यही अंग्रेजी वहां पर लिखी हुई है। तो आपने इसी अंग्रेजी को चाहे आप टाइप करके सीपी ग्राम्स में डालें, चाहे इसी का फोटो खींच के, इसी का प्रिंट निकाल करके, उसी को भर के, उसी को अटैचमेंट के तौर पे सीपी ग्राम्स में या स्पर्श में डाल करके जरूर भेजें, ताकि आपका पीपीओ स्पर्श की तरफ से जनरेट हो जाए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर तरफ एक ही हुंकार, बजट 2024-25 में 8 सीपीसी लाओ सरकार। जी हाँ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के भारत सरकार के ऊपर जोरदार दबाव पड़ा है। जी हाँ, और खास करके जो सिविल में जितने भी एम्प्लॉइज के संगठन हैं, जितने भी पेंशनर के संगठन हैं, उन्होंने जोरदार तरीके से 2024-25 के बजट में ही
सीपीसी को गठित करने को लेकर के मांग उठानी शुरू कर दी है। अब ये लेटर जो आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, इस लेटर में 10 कर्मचारियों के संस्थान हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 10 के 10 संस्थाओं ने कई सारे मांगे भेजे हैं। उन मांगों में एक प्रमुख मांग है 8वां पे कमीशन को गठित करने को लेकर के, और इन मांगों को 2024-25 के बजट में शामिल करने को लेकर के जो है रिक्वेस्ट किया गया है। जिन मांगों में आपको नीचे ले जाकर के मैं दिखाता हूं, जिसमें ये आप देख पा रहे हैं 8वां पे कमीशन का मांग प्रमुख मांग है। इस मांग को लेकर के ये एक कॉमन मांग है दोस्तों, हर कोई अगर मांग भेज रहा है आज के डेट में तो 8वां पे कमीशन का मुद्दा जरूर है उनकी मांग में। तो कहीं ना कहीं हमारे भी जितने पूर्व सैनिकों के संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी आग्रह है कि आप भी भेजें 8वां पे कमीशन का और OROP3 की मांग को लेकर के मांग पत्र जरूर भेजे जाएं, ताकि 8वां पे कमीशन और OROP3 समय से लागू हो सके। क्योंकि मांग अगर हम करेंगे तभी सरकार भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर सोचेगी और सरकार के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, ताकि सरकार जल्दी से जल्दी OROP3 या 8वां पे कमीशन को डिक्लेयर करे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।